स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस एके एकेडमिक्स। मैं हूं आपके बिजनेस स्टडीज मेंटोर मानसी सिंह। तो बच्चों, कल हमने अपना सेकेंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज का स्टार्ट किया। तो आई होप कि आप सबने एक बार रिवाइज खुद से किया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ठीक है। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, हमने क्या क्या समझा था। हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मैनेजरियल प्रिंसिपल्स और एथिक्स में, वैल्यूज में, इन सब चीज़ों से कैसे डिफरेंट है, वो साइंस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। प्रिंसिपल का कंपनी में कितना रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं मैनेजर तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी प्रॉब्लम्स मैनेजर्स की प्रिंसिपल्स की वजह से सॉल्व हो जाती है। हमने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं, पायोल के 14 प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। पहले मैं आपको एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ, उनके छोटे छोटे कीवर्ड्स के साथ। ठीक है बच्चे। उसके बाद 14 प्रिंसिपल खत्म होने के बाद हम उसके कुछ निमोनिक्स बनाएंगे। निमोनिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जब आपके पास बहुत सारे स्टेप्स में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे कोई बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस होता है या प्रोसीजर होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो इजीली याद नहीं होता है, तो हम उसके छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाकर एक सेंटेंस या एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। जैसे हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या बनाया था, POSDC। ठीक है। POSDC। अगर किसी बच्चे को फंक्शंस नहीं याद आते हैं ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और अगर उसको ये याद है, ये निमोनिक याद है, तो वो उसको तुरंत याद आ जाएगा कि P से क्या था, प्लानिंग था, O से क्या था बच्चे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये क्या है बच्चे, POSDC क्या है, ये निमोनिक्स है। तो यही चीज हम अपने 14 प्रिंसिपल्स में भी कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा बच्चे, 14 प्रिंसिपल्स याद करना सीरियल वाइज ये इजी काम नहीं है, मुझे भी जल्दी याद नहीं होता था। ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोगों को जरूर याद करवा दूंगी। ठीक है। चलिए आते हैं। हमने कल फायोल के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चे, कि उन्होंने कैसे अपने डिग्रीज को, अपने स्किल्स को अपने कंपनी में यूज किया और एक इनसॉल्वेंट कंपनी को वापस से रिवाइव किया, उसे वापस से कंपटीशन लड़ने के लिए उसे रिवाइव किया। ठीक है। ताकि वो मार्केट में स्टैंड कर सके। तो उनके जो जो प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने वहां पे जो जो अप्लाई किया, उन्हीं को बाद में उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाकर दिया, जो आज के मैनेजर्स भी अपने कंपनी में यूज करते हैं। ठीक है बच्चे। तो पहला फाइल का प्रिंसिपल क्या था, अच्छा यहाँ पे ये स्लाइड्स हो चुके हैं ना, हाँ, हमारा यहाँ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हो चुके थे बच्चे। पहला प्रिंसिपल क्या है, डिविजन ऑफ वर्क। अब बच्चे डिविजन से आप क्या समझते हो, वर्क का मतलब तो काम होता है, सबको पता है। डिविजन से क्या समझते हो, डिविजन का मतलब होता है बांटना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम किस चीज के बारे में मेनली बात कर रहे हैं, कि डिविजन ऑफ वर्क, हमें काम को बांटना है। तो फायोल का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर किसी को अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है, उसे आप अकाउंट्स दे दीजिए। कोई बंदे के अंदर मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी है, उसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छे से आता है, वो किसी से भी अपना काम करवा सकता है। ठीक है। उसे लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा आता है, तो वो मैनेजर के लायक है। ठीक है। किसी को सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, किसी को मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, तो हर एक बंदे को उसके स्पेशलिटी के हिसाब से उस जगह पर उसको रखना, ये हम डिविजन ऑफ वर्क में करते हैं। डिविजन ऑफ वर्क मेनली इसीलिए बनाया गया कि किसी एक बंदे के ऊपर सारे काम का भार नहीं होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपकी बहन की शादी है या आपके भैया की शादी है, तो क्या सारा का सारा काम एक ही आदमी देखता है, नहीं। आपके पापा जो है कुछ काम केटरिंग वाला किसी एक को दे देते हैं कि ये काम तुम संभालना, ये डेकोरेशन वाला काम तुम संभालना, ये म्यूजिक डीजे तुम देख लो इसको। ठीक है। तो पापा ने क्या किया, पापा ने सबका काम डिवाइड कर दिया। अगर किसी के काम में गलती हुई तो सब नहीं पकड़े जाएंगे, पहले वो पकड़ा जाएगा जिसको वो काम दिया गया था। क्यों, क्योंकि हमने काम को डिवाइड किया है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में फायोल ने यही कहा कि सबसे पहले तो काम को डिवाइड कर दो। कोई एक बंदा सारा काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक। लेकिन काम ऐसे भी नहीं कि किसी को कोई भी काम उठा कर दे दो। जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है, जिसको जो काम सबसे अच्छे से करना आता है, उसे वो
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कर सकता है। याद है ना ये वर्ड, भूलना नहीं। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट को बिना मैनिपुलेट किए, और इफेक्टिवनेस मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो जो बंदा जिस चीज में स्पेशलिस्ट है, बिना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को खराब किए जो जितने अच्छे से काम कर सकता है, उसको वही काम देना चाहिए। किसी डॉक्टर को हम ले जाके लॉयर नहीं बना देते कि चलो तुम मेरा केस लड़ो। डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, लॉयर लॉयर का काम करेगा। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क जितना भी काम है कंपनी का मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे काम में डिवाइड की, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग रिक्रूटमेंट का, अगर मैं HR डिपार्टमेंट की बात करूँ, सिर्फ चलो एक छोटे से डिपार्टमेंट पे आते हैं, कुछ लोग काम रिक्रूटमेंट का करेंगे, कुछ लोग उसमें से ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, कुछ लोग उनकी सैलरी किसकी कितनी होनी चाहिए, किससे कौन सा काम कराना चाहिए, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है बच्चे, स्मॉल टास्क और यूनिट्स, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, one task or unit of work should be assigned to the one person according to their capability, qualification and the experience of the person। ठीक है, उससे वही काम कराना है जो वो करके आया हो, जो उसमें जिसमें उसे स्पेशलिस्टी हासिल हो, जिसकी उसके पास क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, कोई कॉमर्स वाला बंदा जाके MBBS का एग्जाम देता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। समझ में आया बच्चे? तो फाइल ने यही सारी चीज बताई कि सारे काम को पहले आप स्मॉल टास्क में डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद उसको उस आदमी को दीजिए, हर बंदे में बांट दीजिए, और बंदा उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, उस काम को करने के लिए वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये था हमारे फाइल का पहला प्रिंसिपल। समझ में आया अच्छे से? डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड पे आते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चे जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, तो शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है बच्चे? अथॉरिटी का मतलब होता है मैम पावर। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, इसमें थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर ले। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ बच्चे? पावर। पावर से क्या बताया था कि डिसीजन मेकिंग पावर, किसी के हाथ में कितनी पावर है, किसी के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो कितनी चीजें कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलिंग पावर होना। जैसे आपके घर में सबसे ज्यादा अथॉरिटी आपकी फैमिली में किसके पास होती है? अगर आप मम्मी पापा भाई बहनों के साथ हो, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पापा के पास होती है। उनके पास उस चीज की अथॉरिटी होती है कि वो जिससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, वो चीजों को फैमिली को कंट्रोल में रखते हैं। वो क्या है बच्चे? अथॉरिटी होती है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई काम किसी को दिया गया है, तो वो काम टाइम पे कंप्लीट हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। समझ में आया बच्चे? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में किसके पास होती है? मम्मी के पास होती है, क्योंकि पापा के पास पावर है। पापा ने मम्मी को काम दे दिया सारा कि देखो मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तुम ये सारी चीजें देखना है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो उन्हें काम मिला है उसमें गड़बड़ ना हो, जैसे कहा गया है वैसे काम हो, उसको क्या कहते हैं बच्चे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। टास्क जो भी आपको दिया गया है उसको टाइम पे खत्म करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया बच्चे? इसमें एक वर्ड और होता है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर उसको बताती हूँ। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबल। अगर आपको कुछ काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, आपके मैनेजर ने आके बोला कि मुझे इस लास्ट मंथ का जितना भी था, सितंबर मंथ का, मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए। ठीक, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारा डेटा देखूं मेंटेन है कि नहीं, और उसे मैनेजर को भेज दूं। मैंने भेज दिया। अब पता चला कि उसमें कुछ एंट्रीज मिसिंग है। जब एंट्रीज मिसिंग है,
तो मैनेजर इसका आंसर किससे लेगा? दूसरे डिपार्टमेंट से जाके? नहीं। किसी और एम्प्लॉय से जाके? नहीं। वो किससे आंसर लेगा? वो आंसर आके मुझसे ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स को देखने का काम किसका था बच्चे? मेरा था। तो उसका अकाउंटेबल कौन है? अगर कोई गलती मेरे काम में हो रही है तो उसका अकाउंटेबल कौन है? मैं हूं। अकाउंटेबल का मतलब क्या होगा कि अगर कोई गलती होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? अगर कुछ लॉस हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो मिस्टेक क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसका आंसर कौन देगा टॉप लेवल को, या आपसे जो सुपीरियर है उनको? वो बंदा देगा जिसका वो काम है। ये मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी का। समझ में आया बच्चे? अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। अथॉरिटी का मतलब हुआ आपका पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ आंसरेबल। ठीक है? तो इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें फाइल ने ये कहा आपकी अथॉरिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करनी चाहिए। अब मैच करने का मतलब क्या हुआ मैम? अगर मान लो मैंने आपको कहा कि मुझे ना सारे बच्चों का डेटा आपको देना है, ठीक? अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको कौन सी क्लास में जाने की परमिशन है और कौन सी क्लास में नहीं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जाके सारी क्लासेस में से मॉनिटर्स का नाम लेकर आई कि कौन सी क्लास में कौन से सेक्शन में कितने मॉनिटर्स हैं। लेकिन हमारे स्कूल में एक रूल है कि आप बिना टीचर के परमिशन के या फिर उनके रिटन ऑर्डर के आप क्लासेस में नहीं जा सकते, दूसरों की क्लासेस में नहीं जा सकते। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको अज्यूम करिए, ठीक है? अगर मैंने आपको वो हैंड रिटन साइन करके नहीं दिया तो क्या आप वो काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, बट मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी, मैंने आपको पावर नहीं दी। आप दूसरी क्लास में जाते आप दिखाते कि ये देखो ये मैम ने मुझे बोला इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आपके पास वो है नहीं, तो आप जा नहीं सकते। जब आप जा नहीं सकते तो आप कंप्लीट भी नहीं कर सकते हो। तो यही चीज फाइल ने कहा कि आप जो भी काम करा रहे हो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करनी चाहिए। आप जिसको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो आपको उस काम से रिलेटेड उसको अथॉरिटी, उसको पावर भी देनी होगी। अगर मैं आपको कंपनी के सेंस में समझाऊं, अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉय को मैंने कहा है कि मुझे आज दिन में 100 प्रोडक्ट्स जो भी हम बनाते हैं वो कंप्लीट चाहिए, ठीक है? वो मुझे कंप्लीट चाहिए, मुझे शाम को इतना माल तैयार करके दे दीजिएगा। उसने क्या कहा? उसने ठीक है मैं बोल के चली गई। अब जो रॉ मटेरियल परचेज करने का काम है वो किसी और का है। वो इन्वेंट्री में गया, देखा तो रॉ मटेरियल है ही नहीं। अब जब रॉ मटेरियल नहीं है और रॉ मटेरियल खरीदने की जिम्मेदारी, उसको पावर भी मैंने नहीं दी है, मैंने साइन करके उसको नहीं दिया, क्योंकि विदाउट मेरी साइन वो चीज़ें वो खरीद नहीं सकता। तो क्या वो काम कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो वही फाइल ने कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करनी चाहिए। किसी भी बंदे के पास ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हुई, इसके 3 इक्वेशंस है, ये लिख लो बच्चे। पता है अगर आंसर्स ना सिर्फ स्टेटमेंट वाइज छोड़कर अगर आप कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो इसके इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी अथॉरिटी जो है, आपके पास पावर ज्यादा हुई और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उतनी, मतलब आप उतना किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। एक जो कंपनी में मैनेजर है, मान लो उसके पास पावर बहुत है बट उसके ऊपर कोई नहीं है जो ये ध्यान दे कि वो काम कर भी रहा है सही से कि नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पे मिस यूज ऑफ पावर होगा। अगर अथॉरिटी ज्यादा हुई, ये रिजल्ट किस में करेगा? मिस यूज ऑफ पावर, पावर का गलत इस्तेमाल, ठीक है? और या फिर नेगेटिव रिजल्ट। अगर अथॉरिटी कम हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई, मैंने प्रोडक्ट बनाने को दे दिया बट उसे पावर नहीं दी कि वो जाके क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स परचेज कर सके, तो फिर वहां पे क्या होगा? काम में देरी होगी। ठीक है बच्चे? डिले इन वर्क।
आया समझ में क्या क्या चीजें हुई कि अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच कर रही है तो आप उतने बेटर तरीके से चीजों को परफॉर्म करोगे। जिसको आपने अथॉरिटी दी है, जिससे आपको काम करवाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है उसे काम करने की, आपको उसे उस चीज की पावर भी देनी होगी। उस चीज की पावर मतलब जो काम करने को दिए हो उससे जितनी रिलेटेड आगे पीछे की चीजें हैं आपको उसे भी ध्यान में रखना होगा। अगर अथॉरिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अगर अथॉरिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वहां पे क्या होगा, आप पावर का गलत इस्तेमाल करोगे। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो वहां पे काम में डिले होगा। ये तीनों चीजें समझ में आ गई बच्चे। उसके बाद देखो फाइल ने क्या कहा है, पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है, डिसीजन लेने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, उस काम को टाइम पे खत्म करने की जो जवाबदेही है उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है। According to this principle, there must be a balance or parity between the authority and responsibility. इस principle के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। समझ में, parity मतलब equal, authority और responsibility का perfect match होना चाहिए। ठीक है बच्चे। Second. इससे क्या होगा, आपका जो काम है, आपको जो भी चीजें मिली हैं आप उसको टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। आप उस चीज के लिए आंसरेबल होगे। जो भी गड़बड़ होगी तो हमें पता होगा कि हमें किसको जाके पकड़ना है। तब आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि सर आपने मुझे प्रोडक्ट बनाने को तो दे दिया था बट आपने मुझे बताया नहीं सामान कहाँ से लाना है, या सामान खत्म है आपने मुझे खरीदने की परमिशन भी नहीं दी। आपको तो बढ़िया एक्सक्यूज मिल गया है ना। तो जो काम आपको दिया गया है उससे रिलेटेड हमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी होंगी। अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करना होगा ताकि आप चीजें टाइम पे खत्म कर सको। ठीक है बच्चे। सेकंड प्रिंसिपल हमारा यही था। फिर आते थर्ड पे। थर्ड का मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आई विश कि आप सबको पता होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, स्कूल में बोलते हैं ना डिसिप्लिन से रहो, डिसिप्लिन से आपको स्कूल में आना है। अब आपके स्कूल में डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है। ठीक, अपनी क्लास में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। चीज वहां पे जो क्लास के रूल्स हैं, जो चीजें आपको सिखाई गई हैं, आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। आपके लिए डिसिप्लिन क्या है, सेम चीजें डिसिप्लिन ये जो है आपका वही मैनेजमेंट में भी लागू होता है। थोड़ा सा सेंस इसका ज्यादा है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। हर कंपनी में कुछ चीजें जनरल, जैसे हमने कल जनरल गाइडलाइंस पढ़ा था बच्चे, इसी तरह की कुछ चीजें बनाई जाती हैं। कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज कैसे वर्क करेंगे, कौन से एम्प्लॉय को किसको रिपोर्ट करना है, मैनेजर्स एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करेंगे, या अगर कोई चीज़ें गलती होती है आगे जाके तो हम उन सारे लीगल मैटर्स को कैसे टैकल करेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती है बच्चे, डिसिप्लिन में आती है। इसमें क्या है, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एग्रीमेंट। एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किस में आते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, हर लेवल पे एक सही सुपीरियर होना चाहिए। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट आपको पता होगा, दो वर्ड्स होते हैं। सुपीरियर मतलब आपसे समझ लीजिए एक लेवल ऊपर जो होगा, मीन्स जो आप पे निगरानी कर रहा होगा। ठीक है, आपको सुपरवाइज कर रहा होगा। सुपरवाइज मतलब जो आप पे, आपको देख रहा होगा, निगरानी करना। ठीक है, उसे हम सुपीरियर कहते हैं। और हमसे जो नीचे होगा, सुपीरियर के जो डाउन में आता है, नीचे आता है नेक्स्ट लेवल पे, उसे सबॉर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो हर लेवल पे एक सही सुपीरियर होना चाहिए। सही सुपीरियर से क्या मतलब है कि अगर सबॉर्डिनेट को, अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बिना झिझक उससे जाके बता सके और सुपीरियर उसकी बात को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे और उसे सॉल्यूशन दे। ठीक है। फिर क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, जब आपका पता चल गया कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें, तो उस टाइम कंपनी को भी पता होना चाहिए कि आप कितनी सैलरी पे आए हो। ठीक है, आपका कितने समय के लिए आए हो, आपको पार्ट टाइम के लिए रखा गया है या फुल टाइम के लिए रखा गया है, आपको सिर्फ 6-7 महीने के लिए किसी मेन टास्क के लिए रखा गया है या परमानेंट जॉब पे रखा गया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कंपनी को ही नहीं पता होनी चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए कि मेरी सैलरी क्या है, मेरा टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, मेरा काम क्या है। तो इन दोनों के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट मतलब
एम्प्लॉय और क्या कहते हैं मैनेजर दोनों को पता होना चाहिए कि हाँ हमारे बीच में क्या चीजें, क्या बात हुई है और किस टर्म पे चीजें सेटल डाउन हुई हैं, ठीक। फिर है मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल। हर लेवल को जो जो काम दिया गया है, जो जो चीजें उन्हें कहा गया है, वो हर लेवल अपना काम खुद से कंप्लीट करें। खुद से कंप्लीट करने का मतलब टॉप लेवल का काम प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, ठीक है। उनको क्या है, वो हर चीज के लिए प्लान बनाते रहें। अगर लोअर लेवल से कोई कंप्लेन ऊपर तक गई है, उन्हें पता चला है कि अच्छा ये सारी चीजें भी गड़बड़ हो रही हैं, उससे रिलेटेड भी प्लान करना ये टॉप लेवल का काम है। तो टॉप लेवल अपने काम को कंप्लीट करता रहे, मिडिल लेवल अपने काम को कंप्लीट करता रहे, लोअर लेवल अपने काम पर ध्यान दे। सारे लोग जब मिलके अपनी अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे तो पूरे ओवरऑल कंपनी की कमिटमेंट पूरी होगी, ठीक है बच्चे। फिर क्या है, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब बच्चे पता है ना, पेनाल्टी कब लगती है, जब आप कोई गलती करते हो, किसी लीगल मैटर में फंस गई कंपनी, तो उससे रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड क्या कर सकती है, वो सारी चीजों को भी पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। हर कंपनी अपने मैटर्स के लिए एक लीगल हायर करके रखती है, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग देखते हो लीगल लॉ में भी बहुत सारे लोग कंपनीज हायर करती हैं, ठीक है, उठाती हैं बच्चों को अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, अपने लीगल डिपार्टमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें भी कंपनी रखती है कि अगर हमें बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम होती है, कि कोई भी कंपनी है मैनेजिंग में बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें, हर चीज़ का नॉलेज उसे नहीं हो सकता, ठीक है। क्या सारे सेक्शन आगे आप लोग जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे जाके, तो आपका सब्जेक्ट आएगा लॉ करके, लेबर लॉस करके। मीन्स ये सारे लॉज बनाए गए हैं एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनीज के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई गई हैं एक्ट के थ्रू। तो सारी नॉलेज तो सारे सेक्शंस उसमें के कंपनी को पता नहीं हो सकते। उसके लिए वो एक ऐसा बंदा लेकर आते हैं जो इसी में स्पेशलिस्ट हो। अभी हमने डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ा ना, अब फाइनेंस वाले बंदे को तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि जाके तुम हमारा केस लड़ो, ये गलती हो गई है हमसे, नहीं। हम फाइनेंस वाले से नहीं कहेंगे, हम अपने लिए एक ऑलरेडी बंदे को रखे रहेंगे जो हमारे लीगल मैटर्स को हैंडल करेगा। तो उससे रिलेटेड भी जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी, मतलब आपको ये सारी चीज़ें भी, पेपर्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखना होगा अपनी कंपनी से रिलेटेड, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उन सब चीज़ों को कम्पीट कर सको। तो डिसिप्लिन में क्या हुआ बच्चे, कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप अपने कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कैसे बना रहे हो। वो आपके लिए भी फेयर होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी फेयर होने चाहिए, और सोसाइटी के लिए भी फेयर होने चाहिए। डिसिप्लिन एक तरह से आप इसको वैल्यूज और एथिक्स से जोड़ सकते हो, ठीक है, कि किसी भी तरह का किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए आपकी वजह से। ठीक, समझ में आया बच्चे। आपको एक दायरे में रह के सारी चीजें करनी होंगी सही से। फिर इसमें देखो, द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन by working effectively and efficiently. On the other hand, superior must also meet their commitments by meeting their promises of increment, promotion, wages revision, etc. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एम्प्लॉय है, अगर वो बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहा है, हाँ, अपना टाइम पे इफेक्टिव टाइम पे काम कर रहा है, कॉस्ट का भी ध्यान रख रहा है, तो जो सुपीरियर है हमारा, जो हमसे ऊपर लेवल पे हैं, उनको भी अपनी कमिटमेंट पे ध्यान देना होगा। कमिटमेंट मतलब उन्होंने जो कहा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम आपका प्रमोशन करेंगे, हम आपको इंक्रीमेंट देंगे। आप जितने ज़्यादा, अगर आपको मंथली टारगेट दिया है, अगर आपने मंथली टारगेट एक्सीड कर दिया तो हम आपको अच्छा रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने बोली हैं तो सुपीरियर को ये सारी चीज़ें अपनी कमिटमेंट याद रखनी होंगी। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो सुपीरियर को भी अपनी कमिटमेंट याद रखनी होगी, और उसे भी अपने प्रोमिस को फुलफिल करना होगा, इंक्रीमेंट करके, प्रमोशन करके एम्प्लॉय का, या उनके वेजेस को बढ़ा करके, वेज रिविजन मतलब के वेज को और इंक्रीमेंट करके। ऑब्वियसली बात है, कम तो करोगे नहीं अच्छा काम कर रहा है तो, ठीक है बच्चे। फिर आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, आप सोचो आपके घर में आपको पापा ने भी बोला कि आज के दिन में तुम मुझे ये काम कंप्लीट करके देना, कोई भी XYZ काम ले लो। पापा चले गए, मम्मी आती है, मुझे आज के आज ये काम चाहिए कंप्लीट होके, मम्मी ने कोई दूसरा काम तुम्हें दे दिया। फिर बहन आती है दूसरी तरफ से, वो कहती है तुमने कल मेरा ये काम नहीं किया, तुम्हें आज ये करके मुझे देना है। अब आपको आज ही के आज 3 लोगों से ऑर्डर मिले हैं, पापा का कुछ XYZ काम करना है, मम्मी का कुछ अलग काम करना है, बहन का भी कुछ काम करना है। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम आज ही का है, एक ही दिन का टाइम सबने दिया है,
और आपको आज ही काम कंप्लीट करना है, क्या आप कर पाओगे सही से काम? नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही समझाता है बच्चे मैनेजमेंट में कि जो एम्प्लॉय है उसका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। वो बात अलग है कि टॉप लेवल हमारा अलग है, मैनेजर्स हमारे अलग होते हैं, लेकिन जो कमांड दे रहा है एम्प्लॉय को, जो बता रहा है कि उसको क्या काम करना है, वो बताने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय को एक ही इंसान से ये सारी चीजें कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो बताने वाला एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसके सर पे 10 बॉस बैठे हुए हैं कि ये काम भी करो, ये काम भी करो, ये काम भी करो, तो एम्प्लॉय क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी चीज मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर, एक ही बॉस से रिसीव होना चाहिए, एंड शुड बी अकाउंटेबल। आ गया ना वर्ड अकाउंटेबल? अकाउंटेबल का मतलब क्या था? आंसरेबल, मतलब और उसी को वो आंसर भी करेगा जिसने उसको काम दिया है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय से अगर काम होता भी है या नहीं होता है, या अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो किसके पास जाएगा? उसी बॉस के पास जाएगा जिसने उसे काम दिया है। तो वही बोल रहे हैं, अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर। ठीक है, जहां से काम मिला है एक ही बॉस काम देगा, और उसको उसी को जाके वो जवाब भी देगा कि मैंने काम किया है या नहीं किया, या क्यों नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ओनली बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर एक से ज्यादा से वो रिसीव कर रहा है, देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाएगा, एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अब आप घर में कंफ्यूज हो गए ना कि पहले पापा का काम करें कि मम्मी का काम करें कि बहन का काम करें। पापा का काम नहीं किया तो शाम को आने पे फिर मार पड़ेगी, मम्मी का काम नहीं किया तो फिर मुझे आज खाना नहीं मिलेगा घर पे। भाई समझ लो, मम्मी तो सीधे भूख हड़ताल करा देती हैं। बहन का काम नहीं किया तब तो समझ लो कि फिर सारी पोल खुलने वाली है आज घर में। अब जितने कारनामे किए होंगे, जितने कांड किए होंगे ना, सब आज समझ लो कि आज तो फिर तुमको भगवान ही बचा है। बहन से पंगा नहीं लेते बस। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में बच्चे क्या हुआ कि आपको एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो किसी कंपनी ने इस रूल को फॉलो नहीं किया, उन्होंने इसे वायलेट कर दिया इस प्रिंसिपल को, फिर वहां पे क्या होगा? वही चीजें, इसको बच्चे पता है जितना रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना, अब उतना अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। अब सोचो कि अगर आपने काम नहीं किया, आपको 3 लोग ऑर्डर दे के जा चुके हैं, तो आपके घर में क्या क्या होगा? हर किसी से पनिशमेंट मिलेगी, आपको कंफ्यूजन हो गया कि आपको नहीं समझ में आ रहा है किसका काम करना है। अगर आपने मान लो सबका काम कर भी दिया, पता चला पापा के काम में कुछ गड़बड़ हो गई, मम्मी के भी काम में कुछ गड़बड़ हो गई, और बहन का तो पूरा बंटा झाड़ कर दिया आपने। ठीक है, तो यही सारी चीजें एम्प्लॉय से भी होती हैं। एम्प्लॉय भी क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, एम्प्लॉय भी काम में गड़बड़ करेगा, एम्प्लॉयज को भी क्या होगा? डर डर लगेगा कि भाई अगर काम गलत हुआ, नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो जॉब गई। ये सारी चीजें। ठीक है बच्चे, फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल्स का नहीं है, आपको समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब फिर से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारा? ये हमारा बॉस है, ठीक है, और ये इसको ऑर्डर दे रहा है, यही इसको भी ऑर्डर दे रहा है, हर बंदे को यही ऑर्डर देगा। यहाँ पे कोई और बॉस नहीं है, मतलब आपको ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान होना चाहिए, और अगर इसे कोई प्रॉब्लम होती है तो किसके पास आएगा? वो इसी के पास आएगा। इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो किसके पास आएगा? इसी के पास आएगा। आई बात समझ में? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ कि हमें एडवाइस, ऑर्डर एक बॉस से मिलना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ बच्चे? डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? दिशा। सारे लोग, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट का काम है आज के आज 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, एक दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट का काम था 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को सेल करना। जितना का काम, जितनी चीजें आज बनी हैं, एट द एंड ऑफ द डे, या चलो नेक्स्ट डे, उसी दिन नहीं बिकेंगे ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट डे उतने प्रोडक्ट्स को बेच देना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि आज के आज जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका बढ़िया से एडवर्टीजमेंट करना, ताकि कल के कल सारे प्रोडक्ट बिक जाएं। ये तीनों डिपार्टमेंट को काम दिया गया। परचेज डिपार्टमेंट में अपना काम बहुत अच्छे से किया, ठीक है, उसने प्रॉपरली क्वालिटी वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिए दिन भर में।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया, उसने बैनर, एडवर्टीजमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सेल्स डिपार्टमेंट आज के दिन बढ़िया से सोया, अरे हम बेच लेंगे। उसने कुछ भी, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लानिंग अपने दिमाग में नहीं सोची कि वो कस्टमर्स को कैसे लुभाएगा, कैसे उनको बेचेगा। उसे डोर टू डोर जाके बेचना है या कहीं पे स्टॉल लगा कर बेचना है, उसने ये सब चीज़ें नहीं सोची। नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ 45 प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब काम एक ही दिया गया था सारे डिपार्टमेंट्स को, गलती किसकी तरफ हुई? सेल्स डिपार्टमेंट की। लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? पूरी की पूरी कंपनी को। अब परचेज डिपार्टमेंट भी गया, उसकी मेहनत भी गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी मेहनत गई, और सेल्स डिपार्टमेंट तो चलो ठीक। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमें क्या बताते हैं फायोल? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही बोलते हैं कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको पता होना चाहिए उनका टारगेट क्या है, उनका मेन गोल क्या है, और सबके सब उसी दिशा में काम करना चाहिए, सबके सब उसी चीज को अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, यहाँ पे कोई अपने पर्सनल के लिए काम नहीं, सबसे पहले कंपनी के लिए काम करो। जब कंपनी का टारगेट अचीव होगा तो पर्सनल टारगेट अपने आप अचीव हो जाए। ठीक बच्चे, इसमें क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन वंस प्लान, मीन्स वन प्लान। हर यूनिट का अपना प्लान होना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट का काम 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाना था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम उसकी बढ़िया से एडवर्टीजमेंट करना था। That is, the effort of all the member and employees of organization must be directed toward one direction, that is achievement of common goal. अब common goal क्या है बच्चे? common goal मतलब कंपनी का गोल, जो गोल सबको अचीव करना है, जो गोल अचीव करने के बाद, ये कंपनी का गोल, ये कॉमन गोल अचीव करने के बाद हर एम्प्लॉय की, हर मैनेजर की, जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, सबके अपने अपने गोल ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, उसे कहते हैं कॉमन गोल। ठीक है, सबका गोल पहले क्या होना चाहिए? कंपनी के टारगेट को अचीव करना। जैसे ही कंपनी का टारगेट अचीव होगा वैसे ही अपने इंडिविजुअल टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो फायोल ने यही कहा कि हर यूनिट का अपना प्लान होना चाहिए, सारे जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो उसी की तरफ काम करने चाहिए, उसी की तरफ मतलब उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। और अगर आप अचीव कर लेते हो इस कॉमन गोल को तो आपके ऑलरेडी अपने इंडिविजुअल टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गया कि आपको एक ही दिशा में काम करना है अपने मेन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप उसको अचीव कर सको। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? वो बता रहा है सबको कि कैसे आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट आइए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अभी बच्चे जो वर्ड है सबऑर्डिनेशन, ये कुछ याद आ रहा है? सबऑर्डिनेशन वर्ड कहाँ से आया है? सबऑर्डिनेशन, अभी कुछ देर पहले हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, रिलेट करना सीखो। अगर मैं इसका आगे का हटा दूं, ये वर्ड बन गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को बोलते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, उसे हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसी तरह सबऑर्डिनेशन का मतलब हुआ नीचे रखना या नेक्स्ट प्रायोरिटी देना ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ बच्चे? पर्सनल इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, ठीक है, जो एक एक लोगों का है कंपनी के, टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? जनरल इंटरेस्ट का मतलब अभी आपको मैंने जो कॉमन गोल समझाया है बच्चे, उसी से इसको इक्वल कर लो, जो सबको अचीव करना है। जनरल मतलब जो जनरल है सबके लिए, तो वो जनरल क्या था? हमारा कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या था? हमारी कंपनी का टारगेट अचीव करना। तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? फायोल ने इस प्रिंसिपल में क्या कहा कि सबसे पहले टॉप पे आपका क्या आना चाहिए? आपका कंपनी का टारगेट आना चाहिए।
उसके बाद आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट आना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब कि आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना बच्चे, वो आपके जनरल इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट होना चाहिए। अब समझ में आया वर्ड का मतलब? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए। किसका सबऑर्डिनेट होना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट का। और जनरल इंटरेस्ट क्या है आपका? कॉमन गोल, जो सबको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें वही चीज हुआ जो अभी हम लोगों ने इतनी देर से पढ़ा कि जब आप कॉमन गोल अचीव कर लोगे, जब आप कंपनी के टारगेट को अचीव कर लोगे प्रॉपरली, आपको जो काम मिला है जो कि सबको करना है, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करेगा, से अचीव करेगा कंपनी के मेन टारगेट को। तो जो सबका अपना अपना टारगेट है, किसी को सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए, किसी को कंपनी में रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को क्या कहते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये सारी चीजें अपने आप फुलफिल हो जाएं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज। वो अपने आप जो है एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से या उनके गोल से ऊपर आ जाता है। सुपरसीड, सुपरवाइज करना ना, सुपीरियर से भी एक वर्ड था, उनके ऊपर आ जाता है। जैसे ही आप मेन गोल को अचीव कर लेते हो, आपका अपना जो इंडिविजुअल गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसमें इतना ही था। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। ठीक है, आपको जो भी पे किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब इसमें फाइल ने क्या कहा कि सबका काम अलग अलग है। कोई टॉप लेवल का काम कर रहा है, इसके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारा काम कर रहा है। ठीक है, किसी का काम है इस काम को इम्प्लीमेंट करना, मिडिल लेवल का काम है। लोअर लेवल का काम क्या है? जो भी प्लान्स ऊपर से आए हैं उसे एग्जीक्यूट कर। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए? आपके घर में मान लो आपकी बड़ी बहन है और आप हो, बाद क्या अगर मान लीजिए पॉकेट मनी मिलती है, भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ठीक है, तो अगर मान लो मिलती है, तो क्या आपकी बहन को ज्यादा मिलती है या आपको ज्यादा मिलती है? ऑब्वियस सी बात है, वो बड़ी है, शायद उसको ज्यादा मिलती हो और आपको कम मिलती हो। ऐसा क्यों? आपके घर में वो चीजें नीड्स के हिसाब से, कि हो सकता है वो बड़ी है, उसकी ज्यादा नीड्स हो, ज्यादा नीड्स इन द सेंस कि उसको काम ज्यादा जरूरत पड़ती हो, आपसे ऊपर है, हो सकता है वो बाहर उसका कॉलेज वगैरह हो, ठीक है, उन सब चीजों से रिलेटेड, लेकिन उसकी ज्यादा है ना आपसे। ऐसा क्यों? कि जो भी रीजन हो उसका। इसी तरह जब कंपनी में आप आते हो, क्या टॉप लेवल से लेके जितना टॉप लेवल के एक प्लानर को मिल रही है, जो आपका सीईओ है कंपनी का, और जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या दोनों की सैलरी सेम होगी? या जो दोनों को लास्ट में मिल रहा है, या फिर एक डिपार्टमेंट में आ जाओ, पूरे कंपनी में मत जाओ, परचेज मैनेजर है, जो मैनेजर है वहाँ का और जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, क्या दोनों की सैलरी सेम होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का काम डिफरेंट है। एक मैनेजर जो है वो अपने अंदर 20 लोगों से काम करा रहा है, इस लोगों के काम को देख रहा है कि वो सारे कर सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो एक एम्प्लॉय का काम है वो अपने एक इंडिविजुअल टारगेट को मीटअप करना है, उसको जितना काम करने को दिया गया है उसको अच्छे तरीके से करना है, उसको बाकी एम्प्लॉयज पे फोकस नहीं करना है, फिलहाल अपने काम के लिए वो अकाउंटेबल। लेकिन मैनेजर 20 लोगों के लिए आंसरेबल है, अगर उन 20 लोगों से कोई गलती होती है तो किसको पकड़ा जाएगा? मैनेजर को पकड़ा जाएगा। तो इसमें फाइल क्या बोलते हैं कि हर किसी को कि पोस्ट के हिसाब से, के काम के हिसाब से फेयर वेजेस मिलने चाहिए। जो जितना टफ काम कर रहा है या जो जिस डेजिग्नेशन पे है, जिस स्टेटस पे है, उसको उस हिसाब से सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली। एकदम फेयर मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपके एम्प्लॉय की सैलरी पता चल रहा है मैनेजर से ज्यादा है, एम्प्लॉय बढ़िया कार से आ रहा है और मैनेजर ऑटो पे आ रहा है। ठीक है, और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि आप उनको कंपनी में रख सको, उनको सेटिस्फैक्शन मिलनी। इसमें एग्जांपल देखो क्या है बच्चे, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न और प्रॉफिट, then apart from giving extra profit to shareholders and owners, some part of profit must be given to employees
also in the form of bonus. This will encourage and motivate to put them more effort and increase the profit of the company. इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट इस साल अर्न किया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ क्लासेस में फर्स्ट क्लास में शायद बताया था कि मैनेजर्स जो है वो खुद को सैलरी नहीं देते हैं। जब हम प्रोफेशन से शायद डिस्कस कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे, आई होप आपको याद हो प्रोफेशन वगैरह। याद है तो बच्चे रिविजन चलाते रहना, ये नहीं कि सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो फर्स्ट चैप्टर दिमाग से उड़ गया है अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे हमने रिलेट किया था कि मैनेजर्स खुद को सैलरी नहीं देते। टॉप लेवल की बात कर रही हूँ मैं, दिमाग में रखना। जब भी मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, अगर मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रही हूँ तो मैं किसको फोकस कर रही हूँ, टॉप लेवल को। वो लोग खुद को सैलरी नहीं देते हैं, सबको बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है देन वो खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रही कंपनी, बोल रहे हैं कि अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो सिर्फ अगर मान लो सबको सैलरी एज इट इज दे दी, हमने मैनेजर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास एक्सेस बच रहा है, तो सिर्फ शेयर होल्डर्स और ओनर्स को देने के बजाय, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ये भी हमारे ओनर ऑफ द कंपनी माने जाते, ठीक है, सिर्फ उनमें डिस्ट्रीब्यूट, अरे बच रहा है लो एक काम करो और लेके जाओ और लेके जाओ, आपने उनको एक्स्ट्रा दे दिया है ऑलरेडी, अगर उसके बाद भी बच रहा है तो आपको एम्प्लॉयज पे ध्यान देना चाहिए, उनको बोनस के रूप में दो, उनको गिफ्ट के तरह से दो, या फिर किसी भी तरीके से आप एम्प्लॉयज तक पहुंचाओ। जब आप उन्हें अपनी प्रॉफिट का हिस्सा बनाओगे तो वो अपने काम के लिए और मोटिवेट हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर और अच्छे से काम करें और आपको और ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ ओनर्स को देने के बजाय आपको एम्प्लॉयज को भी देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस। सैलरी से एक्स्ट्रा जब आप पे करते हो उसे हम बोनस कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, उनको एनकरेज करता है और मोटिवेट करता है और एफर्ट्स डालने में, एफर्ट्स मतलब अपना और स्किल और कैपेबिलिटी जितना आप कर सकते हो और बेटर परफॉर्म करने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है, ठीक है बच्चे। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन वाले प्रिंसिपल में हमने क्या सुना, क्या समझा, फाइल ने क्या कहा कि पहली बात तो सबकी सैलरी सेम नहीं होनी चाहिए, सबको स्टेटस के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सबको एक लेवल के हिसाब से सैलरी दीजिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। अगर एम्प्लॉयज सारे हैं तो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी सेम होनी चाहिए, सारे मैनेजर्स की सैलरी सेम होनी चाहिए, एम्प्लॉयज से नहीं, मैनेजर मैनेजर की बात करी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा आप अर्न कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयज में भी डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने प्रिंसिपल पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा 8th प्रिंसिपल है। अब बच्चे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक मिनट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले भी शायद इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था चैप्टर 1 में ही, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो अपने दिमाग में क्या बताया था मैंने ये बताया था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पावर एक हाथ पे हो, ठीक है। जैसे छोटी कंपनी है तो उसमें सबको फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब हर लेवल पे जाके नहीं देखना होता है, एक बंदा सबके लिए काफी होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है बच्चे। ये दो वर्ड्स थे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपको इस टॉपिक के बारे में ना थोड़ा सा और ढूंढ के लाना है, क्योंकि ये वाला टॉपिक, ये वाला प्रिंसिपल जो है आपको थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एक बार वापस से चैप्टर 1 में जाके जहाँ पे मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा समझाया था, वहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया था उसको रिकॉल करिए, उसे वापस से रिफ्रेश करिए और अपने से सोचिए कि ये प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कर रहा होगा या फिर इसका यहाँ पे क्या रूल होगा, ठीक है। उसके बाद कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कि हमने आज 7 प्रिंसिपल किए हैं, नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल हम अगली क्लास में करेंगे ताकि आपके भी दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना हो। एक साथ पहले 7 प्रिंसिपल्स को अच्छे से रिवाइज करिए, आज जितना पढ़ाया गया है कल का हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और रिविजन स्टार्ट कर दो बच्चों अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसको भी प्रॉपरली रिवाइज करो, ओके, बाय बाय।